एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट सक्सेस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। सीटेट सक्सेस सीरीज़ में हम अधिगम लर्निंग वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लर्निंग की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने लर्निंग की विशेषताएं नहीं देखी हैं तो आप एक बार लास्ट वीडियो जाकर देख लीजिए। वो पहले आपका समझना जरूरी है उसका आगे का पार्ट समझने के लिए। आज हम सेकंड पार्ट देखते हैं अधिगम में। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, जो हमारी लर्निंग है उसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, और आज हम समझेंगे हाउ चिल्ड्रन से लर्न, बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं। सबसे पहले हम फैक्टर्स की बात करते हैं कि जो अधिगम है, जो लर्निंग है, उसको कौन कौन से कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। लर्निंग को सबसे पहले जो कारक है वो है मोटिवेशन, जिसको हम कहते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के बारे में हमने बहुत बार बात की है, एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ कि जो लर्निंग है, जो अधिगम है, उसके लिए फर्स्ट प्री रिक्विजिट है, पहले जो आवश्यकता है वो किसकी होती है? मोटिवेशन की होती है, अभिप्रेरणा की होती है। जब तक कोई भी मनुष्य मोटिवेटेड नहीं होगा तब तक उसमें अधिगम नहीं हो सकता, लर्निंग नहीं हो सकती। मोटिवेशन कब आएगा? जब हमें किसी चीज़ की नीड होती है, किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तब हम में मोटिवेशन आता है। और मोटिवेशन के बिना लर्निंग नहीं हो सकती। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं होगा, कोई गोल नहीं होगा। जब तक सीटेट एग्ज़ाम की डेट नहीं आई थी आप नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन जब से सीटेट का एग्ज़ाम अनाउंस हो गया तो आप में एक मोटिवेशन आ गया कि यस मुझे पढ़ना है। तो जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो आपके लिए मोटिवेशन का काम कर रहा है। तो जो लर्निंग है वो सबसे पहले किससे प्रभावित होती है? मोटिवेशन से, अभिप्रेरणा से प्रभावित होती है। मोटिवेशन के बारे में एक थोड़ी सी बात और कर ले। मोटिवेशन है मेनली टू टाइप की होती है। एक तो होती है हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा, जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और दूसरी होती है हमारी बाहरी अभिप्रेरणा, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन। आंतरिक अभिप्रेरणा है वो कैसे होती है? आंतरिक अभिप्रेरणा में जो एनर्जी का लोकस होता है वो इनसाइड होता है, अंदर होता है। जब किसी भी मनुष्य को कोई भी काम करने में खुद को मज़ा आ रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जब वो कोई भी टास्क करता है, तो वो इंट्रिंसिक, वो आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है। लेकिन अगर किसी मनुष्य को कोई भी काम करने के लिए किसी भारी अभिप्रेरक की ज़रूरत पड़ती है, भारी अभिप्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है, इसका जो लोकस है वो बाहर होता है, तो वो मनुष्य बाहरी रूप से अभिप्रेरित होता है। जैसे कोई रिवॉर्ड पाने के लिए, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, या फिर मैं ये काम करूँगा तो मेरी प्रशंसा होगी, मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे प्राइज़ मिलेगा। जब मनुष्य इन बाहरी चीज़ों के लिए काम करता है तो वो बाहरी रूप से अभिप्रेरित होता है, उसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेटेड कहा जाएगा। लेकिन जब मनुष्य खुद के एंजॉयमेंट के लिए कोई कुछ काम कर रहा है तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। जो अभिप्रेरणा है वो किसी भी काम को शुरू करने, उसे बनाए रखने तथा गोल तक पहुंचाने में हमारी मदद करती है। मोटिवेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मोटिवेशन अभिप्रेरणा है वो किसी भी काम को शुरू करने, उसे बनाए रखने तथा उसे गोल तक पहुंचाने में हमारी मदद करती है। मोटिवेशन दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। मोटिवेशन की मैंने अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने मोटिवेशन के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये हमने बात की मोटिवेशन की कि जो हमारा अधिगम है, जो हमारा सीखना है, जो हमारा लर्निंग है, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत किसकी पड़ेगी? मोटिवेशन की पड़ेगी, अभिप्रेरणा की पड़ेगी। दूसरा आता है रेडीनेस टू लर्न, मतलब सीखने के लिए तत्पर होना, अधिगम की तत्परता, अधिगम की तत्परता। मतलब जो भी मनुष्य को आप कुछ सिखाना चाहते हैं, जिस भी बच्चे को आप कुछ सिखाना चाहते हैं, वो सीखने के लिए रेडी होना चाहिए। रेडी का मतलब है वो शारीरिक रूप से भी,
फिजिकली भी और वो मानसिक रूप से भी, वो मेंटली भी रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फिजिकली तो बच्चे को लाके क्लासरूम में बिठा दिया और आपने उसे पढ़ाना शुरू कर दिया, जब तक वो मेंटली भी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा तब तक लर्निंग नहीं हो सकती। बच्चे का फिजिकल, शारीरिक या फिर मानसिक या फिर इमोशनल, इन सब को कंबाइन करके ही हमें बच्चे को रेडी करना है, बच्चे को तैयार करना है। इन सब चीज़ों को रेडी करने के लिए, बच्चे को तैयार करने के लिए हमें बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए, बच्चे के भावनात्मक विकास के बारे में पता होना चाहिए, बच्चे के मानसिक विकास के बारे में पता होना चाहिए और बच्चे की शारीरिक स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। जब हम बच्चे की इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, तभी हम बच्चे को कुछ पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए बच्चे का जो IQ लेवल है वो उतना नहीं है कि आप बच्चे को रॉकेट साइंस पढ़ा सकें और आप बच्चे को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं तो बच्चा उसको नहीं सीख पाएगा। बच्चे का IQ लेवल भी उतना होना चाहिए, मतलब बच्चे की मैच्योरेशन भी उतनी होनी चाहिए, बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास उतना हो जाना चाहिए कि आप बच्चे को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सिखा सकते हैं। एक 10th क्लास की जो बुक है वो आप 2nd क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बच्चा मानसिक रूप से तैयार नहीं है। बच्चे को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से तैयार होना जरूरी है सीखने के लिए। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस है वो जरूरी नहीं होती, ये होता है रेडीनेस टू लर्न। ये एग्जाम्पल आपने कई बार सुना होगा कि किसी भी प्यासे घोड़े को आप कुएं के पास तो लेके जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते हैं, क्योंकि उसे पानी पीने की इच्छा नहीं है। जब तक आप खुद वो काम करने को तैयार नहीं होंगे, जब तक आप खुद वो काम करने के लिए प्रिपेयर नहीं रहेंगे, रेडी नहीं रहेंगे, तब तक कोई भी आपको वो काम नहीं करवा सकता है। चाहे मैं आपको कितना ही अच्छा पढ़ा लूँ, जब तक आप खुद पढ़ने को तैयार नहीं होंगे तो लर्निंग नहीं होगी। देखिए, टीचिंग इम्पोर्टेंट नहीं होती, लर्निंग इम्पोर्टेंट होती है। शिक्षण है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, अधिगम इम्पोर्टेंट होता है। तो बच्चे का रेडी होना जरूरी है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। फिर उसके बाद बच्चे का जो लर्निंग इन्वायरमेंट है, बच्चे का जो वातावरण है, अधिगम जो वातावरण बच्चे को आप दे रहे हैं वो अच्छा होना जरूरी है। जब तक आप बच्चे को कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं देंगे, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं देंगे, बच्चे को सेफ, फियरलेस, सिक्योर एक इन्वायरमेंट नहीं देंगे, तब तक लर्निंग नहीं होगी। चाहे वो हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि जो बच्चे के लर्निंग का जो जगह है, जो क्लासरूम है, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर उसमें हवा आ रही होनी चाहिए, ये सब चीज़ें का होना ज़रूरी है। ये फिज़िकल एनवायरनमेंट की बात है। फिर उसके बाद उसका सोशल एनवायरनमेंट है, उसके आसपास के जो लोग हैं, उसके पीयर्स कैसे हैं। अगर उसके दोस्त पढ़ने लिखने वाले होंगे तो वो बच्चे की लर्निंग है उसको एनहेंस करेंगे, और अगर उसके दोस्त है वो पढ़ने लिखने वाले नहीं होंगे तो वो उसे भी पिछड़ ले जाएंगे। मैंने ये पहले भी बताया है, जो कारक हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का प्रभाव डालते हैं। अगर उसके सकारात्मक कारक हैं, अगर उसके आसपास पॉजिटिव चीज़ें हैं तो बच्चे की जो लर्निंग है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर उसकी संगति बुरे लोगों के साथ है, नेगेटिव लोगों के साथ है, तो वो नेगेटिव चीज़ें भी सीख सकता है। लर्निंग है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है, ये आपको याद रखना है। बच्चे को किस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है, बच्चे को किस तरह की न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, जो बच्चे की न्यूट्रिशन है, बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ है, वो भी बच्चे के अधिगम को प्रभावित करती है। फिर उसके बाद मैच्योरेशन क्या है, मैच्योरेशन, मैच्योरेशन का मतलब क्या हो गया, परिपक्वता। बच्चे का मैच्योर होना जरूरी है। मैच्योरेशन है वो मेनली किससे रिलेटेड होती है, फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड होती है। किससे ग्रोथ से, फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड होती है। और मैच्योरेशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसने माना है, पियाजेट ने माना है, याद रखिएगा। और एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा किसने माना है, लेव वाइगोस्की ने माना है। लेव वाइगोस्की ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट को माना है। तो जो मैच्योरेशन है, जो मैं अभी बात कर रही थी कि 10th क्लास का सिलेबस है, वो 2nd क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि बच्चा अभी मेंटली उतना मैच्योर नहीं हुआ है। बच्चे की मैच्योरेशन का होना ज़रूरी है। बच्चे की जो
परिपक्वता है उसका होना जरूरी है। मैच्योरेशन है वो आयु से रिलेटेड होती है। आप जन्म लेते ही किसी बच्चे को साइकिल नहीं सिखा देंगे, क्योंकि उसकी जो मसल्स हैं वो उतना डेवलप नहीं हुई हैं, उसकी मसल्स हैं वो उतना मैच्योर नहीं हुई है। देखिए, जब भी लर्निंग की बात हो रही होती है, हम मेनली समझते हैं कि जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो मेनली मेंटल प्रोसेस है। लर्निंग को हम कैसा प्रोसेस मानते हैं? मेंटल प्रोसेस मानते हैं, संज्ञान से रिलेटेड मानते हैं। ये बात किसी हद तक सही भी है कि जो लर्निंग है उसमें मोस्टली जो हमारा कोग्निशन है, जो हमारा संज्ञान है, वो पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जो हमारा मेंटल प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस हमारा अच्छे से काम करे, उसके लिए हमारा फिजिकल फिट होना भी ज़रूरी है। मतलब हमारा जो शारीरिक स्ट्रक्चर है, जो हमारी शारीरिक डेवलपमेंट है, उसका होना भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमारा जो इमोशनल बैलेंस है उसका होना भी ज़रूरी है। हो सकता है कि हम किसी बात पर हमें बहुत तेज़ रोना आ रहा हो और हमें कोई पढ़ा रहा है साइकोलॉजी बिठा के, तो हम नहीं पढ़ सकते, हम इमोशनली उस टाइम डिस्टर्ब हैं। मतलब इमोशनल स्टेबल होना भी ज़रूरी है। तो ये सारे कारक हैं वो बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करते हैं। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या बच्चे का शारीरिक विकास है वो लर्निंग को प्रभावित करेगा? डेफिनेटली करेगा। याद रखिएगा, बच्चे का जो शारीरिक विकास है, कोई बच्चा है वो बार बार बीमार पड़ जाता है तो उसका जो असर है वो उसकी लर्निंग पर आता है, वो उसके अधिगम पर आता है। बच्चे की जो लर्निंग है वो उसके शारीरिक विकास से भी प्रभावित होगी, उसके मानसिक विकास से भी प्रभावित होगी, उसके सामाजिक विकास से भी होगी, उसके नैतिक विकास से भी होगी, उसके संवेगात्मक विकास से भी होगी। मतलब हर तरह का जो डेवलपमेंट है, हर तरह का जो विकास है, वो बच्चे के अधिगम को, बच्चे की जो लर्निंग है उसको प्रभावित करता है। तो ये फैक्टर्स थे जो बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करते हैं, आपको ध्यान रखना है। देखिए, कुछ पर्सनल फैक्टर होते हैं और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। पर्सनल का मतलब हो जब बच्चे से खुद से रिलेटेड होते हैं, जैसे बच्चे का मोटिवेशन हो गया, बच्चा वो खुद से मोटिवेटेड है या नहीं है, बच्चे की हेल्थ हो गई, बच्चे का इंटरेस्ट हो गया, बच्चे की हैबिट्स हो गई, ये सब पर्सनल कारक होते हैं। और कुछ इन्वायरमेंटल कारक होते हैं जो उसके आसपास की चीज़ों से रिलेटेड होते हैं कि उसे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, उसके कारण बच्चे की लर्निंग नहीं हो पा रही है। बच्चे के जो पीयर्स हो गए, बच्चे के पेरेंट्स हो गए, बच्चे के टीचर्स हो गए, वो सब किस में आएंगे? सोशल एनवायरनमेंट में आएंगे, उसके सामाजिक वातावरण में आएंगे। अब हम बात करते हैं कि बच्चे सीखते कैसे हैं, बच्चों में लर्निंग होती कैसे है। जब बच्चे सीखते हैं, शुरुआत में इन्फेंसी में बच्चे कैसे सीखते हैं? इमिटेशन से सीखते हैं, अनुकरण से सीखते हैं। अनुकरण का मतलब है जस्ट दूसरों को कॉपी करना। जैसे उसने अपने बड़े लोगों को करते हुए देखा है, जस्ट डिटो उसको कॉपी करना ही अनुकरण होता है। इन्फेंसी में इमिटेशन से ही बच्चा सीखता है। इन्फेंसी में बच्चा किससे सीखता है? इमिटेशन से सीखता है, अनुकरण से सीखता है, क्योंकि बच्चे का संज्ञान है, बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो उतना नहीं हुआ होता कि वो खुद का दिमाग लगा सके, खुद की थिंकिंग लगा सके। तो इन्फेंसी में बच्चा कैसे सीखता है? अनुकरण से सीखता है। फिर उसके बाद हम बात करें बच्चा कैसे सीखता है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से सीखता है। मतलब बच्चा कैसे सीखता है? अवलोकन से सीखता है। कैसे सीखता है? अवलोकन से सीखता है। आपके एग्जाम में विकेरियस लर्निंग कई बार पूछा गया है कि विकेरियस लर्निंग क्या होती है, और उसके बाद सोशल लर्निंग क्या हो गया, आपका सामाजिक लर्निंग हो गया। ये सभी जो लर्निंग के टाइप हैं वो एक ही है, बस इनके नाम अलग अलग हैं। आपको ध्यान रखना है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पूछे, चाहे आपसे सोशल लर्निंग पूछे, चाहे आपसे विकेरियस लर्निंग पूछे, और चाहे आपसे मॉडलिंग पूछे। क्या पूछे? मॉडलिंग पूछे। ये सभी एक ही प्रकार की लर्निंग का नाम है। अब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है? बच्चा क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, बच्चा लर्निंग करता है, बच्चा अवलोकन करता है। बच्चा अवलोकन कैसे करेगा? सबसे पहले जो अवलोकन है इसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जो किसने बताए थे? एल्बर्ट बेंडोरा ने बताए थे। जब हम बेंडोरा की थ्योरी पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, जो सोशल लर्निंग है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, मॉडलिंग है या फिर विकेरियस लर्निंग है, इसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आता है अटेंशन। सबसे पहले क्या आता है? अटेंशन। फिर उसके बाद आता है रिटेंशन, फिर उसके बाद आता है रिटेंशन, फिर आता है रिप्रोडक्शन, और फिर उसके बाद आता है मोटिवेशन। ना जाने कितनी बार ये जो 4 स्टेप हैं ये आपसे पूछे गए हैं। ये सीक्वेंस में होते हैं, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है।
बहुत बार आपसे पूछता है कि जो एल्बर्ट बेंडोरा की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, या फिर डायरेक्ट पूछ रहा है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या फिर सोशल लर्निंग या फिर मॉडलिंग, इनमें कौन से 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। या तो आपसे इन चारों में से 3 दे देगा और एक गलत दे देगा, पूछेगा कौन सा नहीं है, या आपसे इससे सीक्वेंस में पूछा जाता है पहले पे कौन से आएगा, दूसरे पे कौन से आएगा, तीसरे पे कौन से आएगा। तो ये चारों जो स्टेप हैं ये आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अटेंशन करता है, कोई भी चीज़ होते हुए देखता है तो उसे वो ध्यान से देखता है। फिर रिटेंशन करता है, अपने माइंड में उस चीज़ को बिठाता है। फिर उसके बाद वो रिप्रोडक्शन करता है, उसको दोबारा से करने की कोशिश करता है, और अगर उसने दोबारा से किया वो अच्छा हुआ, अगर उसका रिजल्ट सही आया तो वो मोटिवेट होगा, वो अभिप्रेरित होगा और दोबारा से उस काम को दोहराएगा। और अगर उसे रिजल्ट अच्छा नहीं मिला तो वो मोटिवेट नहीं होगा और उस काम को दोबारा नहीं दोहराएगा। ये 4 स्टेप होते हैं किसमें, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में, सोशल लर्निंग में। ये आपको ध्यान रखना है। बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा एक्सपीरियंस से सीखता है, मतलब बच्चा अपने अनुभव से सीखता है। और अनुभव कब बनाता है, जब वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, जब वो अपने वातावरण के साथ इंटरेक्ट करता है, जब वो अपने टीचर्स के साथ, पीयर्स के साथ, अपने आसपास की फिजिकल जितनी भी वस्तुएं प्रेजेंट हैं उनके साथ जब वो इंटरेक्ट करेगा, परस्पर जब वो बातचीत करेगा तो वो अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। बच्चा कैसे सीखता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। बच्चा अपनी लॉजिक्स और रीजनिंग से सीखता है। जब बच्चे के लॉजिक डेवलप हो जाते हैं, जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड या फिर एडोलेसेंस की स्टेज में आ जाता है तो बच्चा अपने तर्क देना शुरू कर देता है, बच्चे अपने लॉजिक देना शुरू कर देते हैं। बच्चा लॉजिक और रीजनिंग से भी सीखता है। फिर उसके बाद बच्चा कैसे सीखता है, रिवीजन और प्रैक्टिस से सीखता है। कैसे सीखता है बच्चा, अभ्यास से सीखता है। बच्चा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ही उस चीज़ में वो माहिर हो जाएगा। मतलब जो प्रैक्टिस है वो किसी भी मैन या वुमेन को परफेक्ट बनाती है। तो बच्चा कैसे सीखता है, रिवीजन से सीखेगा या फिर वो प्रैक्टिस से सीखेगा। बच्चे की जो लर्निंग है उसमें रीइंफोर्समेंट का भी प्रभाव होता है। रीइंफोर्समेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पुरस्कार। बच्चा पुरस्कार पाने के लिए भी सीखता है। देखिए जो रीइंफोर्समेंट है ये लर्निंग को शुरू करवाने के लिए बहुत अच्छा होता है। लर्निंग को शुरू करवाना है, लर्निंग को स्टार्ट करवाना है तो आप बच्चों को रीइंफोर्समेंट दे दें, लेकिन लर्निंग को बनाए रखने के लिए रीइंफोर्समेंट है वो हमारा ज़रूरी, लेकिन लर्निंग के लिए ज़रूरी होता है। अगर आपको लर्निंग को शुरू करवाना है तो उसके लिए रीइंफोर्समेंट है वो बढ़िया होता है, लेकिन लगातार बनाए रखने के लिए जो पुरस्कार है वो कामयाब नहीं होता है। इसी तरह से जब हम मोटिवेशन की बात कर रहे थे, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात की, तो जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, जो बाहरी अभिप्रेरणा है, वो किसी भी काम को शुरू करने के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन उस काम को बनाए रखने के लिए उसे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना जरूरी होता है। क्योंकि बाहरी मोटिवेशन है, जब मनुष्य किसी भी पुरस्कार के लिए पढ़ेगा, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है या पैसे के लिए, सम्मान के लिए, गाड़ी के लिए, जब वो कुछ भी काम करता है तो वो एक टाइम तक तो ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद वो धीरे धीरे डाउन होने लग जाता है। फिर उसे बार बार रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ती है, बार बार उसे पुनर्बलन की ज़रूरत पड़ती है। पुरस्कार से भी अच्छा वर्ड है यहाँ पर पुनर्बलन। पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट का क्या हो गया, पुनर्बलन। बार बार पुनर्बलन की ज़रूरत होती है और एक टाइम ऐसा आता है कि फिर वो पुनर्बलन है वो काम नहीं करता। जैसे हम ही पढ़ते थे तो जब हम पढ़ते थे तो हमारा एक टीचर ऐसा हुआ करता था जो कभी कभी हमें वेरी गुड बोला करता था, लेकिन एक टीचर ऐसा होता था जो हमें हर बात पे वेरी गुड बोलता था। जो आपको हर बात पे वेरी गुड बोलता था उसकी वेरी गुड है वो आपके लिए वैल्यू नहीं रखती थी, लेकिन जो कभी कभी बोलता था उसकी वेरी गुड पाने के लिए आप मेहनत करते थे। कि जो रीइंफोर्समेंट है वो अगर लगातार दिया जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। कभी कभार का दिया गया रीइंफोर्समेंट है वो हमारे लिए अच्छा होता है। ये जब हम रीइंफोर्समेंट की बात किसने की थी, स्कीनर ने की थी। जब हम स्कीनर की थ्योरी पढ़ेंगे तो हम टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए रीइंफोर्समेंट यहाँ के लिए इतना ही है। तो बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे इमिटेशन से सीखेंगे, अनुकरण से सीखेंगे, जस्ट दूसरों को कॉपी करके सीखेंगे। फिर उसके बाद बच्चे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करते हैं, सोशल लर्निंग करते हैं, विकेरियस लर्निंग करते हैं या फिर मॉडलिंग करते हैं। जैसे भी वो अपने आसपास चीज़ें होता हुआ देख रहा है, पहले उसको वो अटेंशन करेगा, फिर रिटेंशन करेगा, फिर रिप्रोडक्शन करेगा और फिर वो मोटिवेट होगा। ये 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में।
फिर बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, अपने अनुभव से सीखता है, बच्चा अपने लॉजिक और रीजनिंग लगाकर सीखता है, बच्चा रिवीजन और प्रैक्टिस से सीखता है, रीइंफोर्समेंट से सीखता है, पुनर्बलन से सीखता है। फैक्टर्स में क्या क्या पढ़ा हमने, बच्चे के जो लर्निंग है, अधिगम, उसको क्या क्या प्रभावित करता है, मोटिवेशन प्रभावित करता है, रेडीनेस टू लर्न, बच्चे की सीखने को या अधिगम के लेकर जो तत्परता है वो बच्चे के अधिगम को प्रभावित करेगी, जो मैच्योरेशन है, जो परिपक्वता है वो बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करेगी, और लर्निंग का जो इन्वायरमेंट है, अधिगम का जो वातावरण है वो बच्चे की लर्निंग, बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है। ये सब थे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जो आपकी सोशल लर्निंग है यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाउ चिल्ड्रंस लर्न, बच्चे किस तरह से सीखते हैं, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। होपफुली आपको ये दोनों टॉपिक हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।